यस डॉक्टर, क्या हाल चाल, कैसा चल रहा है पीजी वीजी? सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा हेक्टिक है है। बट जो थोड़ा। स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चंस आए थे इस टॉक शो के लिए, उसमें हाँ। अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एग्जाम में लगभग 7 दिन बचे हम्म। और ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं रह रहा। अगर हम रीड करते हैं तो सब आता है। ऐसा सबके साथ होता है या सिर्फ मेरे एक के साथ ही हो रहा है? ये अच्छे इसकी रैंक आती है इस बच्चे की और पूरी साल से हम्म। अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ये इसका क्वेश्चन है और ये इसका नहीं, बहुत सारे और बच्चों का क्वेश्चन है। तो आपने जब प्रिपरेशन करी थी तो लास्ट टाइम में यस ऐसा सर। होता था जैसे आप सोच रहे हो कि मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, सिलेबस 7 दिन में मेरा हो गया लास्ट में, और 7-10 दिन बचे और आपको ऐसा लगता हो कि एकदम से कि कुछ नहीं आ रहा है, फिर किताब खोलो तो पता चलता है कि हाँ ठीक है सब याद है। तो ये होना कितना कॉमन है बच्चों में? हाँ यस बॉस, ये सब बहुत कॉमन है क्योंकि हम जब इतना सारा पढ़ लेते हैं मेजर संहिताज माइनर संहिताज और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद ऐसा पढ़ के लगता है कि सब सेम ही है। फिर लगता है कुछ भी याद नहीं है, कभी कभी बहुत ऐसा डिप्रेशन टाइप भी फीलिंग आती है, लेकिन उसको ओवरकम जी करना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितना आप उसको अच्छे वे में लेंगे, अगर पॉजिटिव वे में लेते हुए और रिविजन करोगे तो ऐसा लगता है सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ था और हर इंसान के साथ होता है वो। लेकिन वो कोई नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव वे में लेके अगर हम उसी को 3 बार और रिवाइज करेंगे वो टाइम वेस्ट करने की जगह, तो हम हमारे लिए पॉजिटिव वे में रहेगा वो भी, और बेनिफिशियल भी होगा। जी। तो ये नॉर्मल है, सबके साथ ही होता है ये। मतलब ये अपन मान सकते हैं कि सबके साथ होता है, जो फर्स्ट रैंक आती है हाँ। उसके साथ भी होता है, जो टॉप 100 में आता है उसके साथ भी होता है, टॉप 10 में आएगा उसके साथ भी होता है। हाँ बॉस। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में एक बच्चे ने भेजा आपके लिए। अभी जब मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ तो 20 से 25 क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे 120 में से। हम्म। 20 से 25 गलत होने पर बहुत पैनिक हो जाती हूँ और अगले पेपर के लिए प्रिपेयर करने से पहले गिल्ट फील होता है। हम्म। मतलब जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जैसे नेक्स्ट टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आज जो वीकली टेस्ट हुआ उसके बाद में। और जो बच्चे टॉपर होते हैं या जिनके अपने ऐसा सोचते हैं कि जो क्लास में हर चीज को आंसर करते हैं, अगर उस बच्चे के 120 में से 20 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं हम्म। तो उसका ये कहना है कि इन 20 क्वेश्चन को गलत होते हुए देख के मेरे को नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट होता है उससे प्रिपेयर करने से पहले घबराहट होती है कि मैं कितना ही ध्यान रख लूं, अगली बार मेरे फिर गलत हो जाएंगे। इसको, इसमें आप कितना इंडिविजुअली मानते हैं इसको, और क्या ऐसा कॉमनली होता है? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा कि मैं हर रोज एक पेपर तो देती थी मॉर्निंग में उठ के, और सर पूरा मेजर टेस्ट रहता था। मतलब ये मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था मेजर टेस्ट देना, चाहे मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, लेकिन मैं एक बार पूरा टेस्ट देने की कोशिश करती थी कि मैं कहाँ स्टैंड हम्म करती हूँ, मेरी रैंक क्या है। और मेरे हम्म उस टाइम गलत होते थे। और फिर एंड में मैंने आरजीसी की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी, तो मेरे उसमें भी हम्म गलत होते थे क्योंकि आरजीसी के जो बच्चे थे उनकी रैंक मेरे से बहुत ऊपर आती थी। मैं डरती थी हम्म कि मेरी तैयारी ठीक नहीं है। और हाँ, आईएलटीएस भी हाँ, देती थी मैं मॉर्निंग में, तो उसमें भी मेरी रैंक पीछे आती थी, लेकिन तभी भी मैं बोल सोचती थी कि नहीं, कहीं कभी ना कभी तो अच्छी आएंगी। कभी कभी आईएलटीएस में मेरी रैंक बहुत अच्छी आती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 20 से 25 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं ना तो पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अगली बार नहीं हो गए, अभी हुए, नेक्स्ट टाइम नहीं होगे ना वो क्वेश्चन गलत। आप जैसे अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिर उसको जाके उसी टाइम पढ़ लो, पैनिक नहीं होना है। उसको हमको ऐसा सोचना है कि यार मेरे से कैसे गलती हो, और जो सिंपल क्वेश्चन होगा ना उसी में गलती होगी। टफ में तो मेरे साथ यही होता है हमेशा। मतलब जो टफ क्वेश्चन होगा वो किसी से नहीं बनेगा, लेकिन मुझसे बन जाएगा। जी। और और जो ये अगर ये आप जो बात बता रहे हैं इस पे मैं कहूंगा कि आपने ये देखा होगा कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, प्रीवियस वाले एग्जाम में आपने ऑल इंडिया जो है 14 रैंक आपकी थी, तो आपके कोई ना कोई पेपर तो आपके खराब हुए होंगे एग्जाम के लास्ट मंथ में, और उसको देख के आपको लगा होगा कि यार होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन वो एक पेपर जो है उसको जजमेंटल मान के और खुद को अंडर एस्टिमेट करना जो है वो काफी हद तक सही नहीं है। यस बस, ये बात मतलब तो बहुत सही है। 4-5 पेपर आपके मान लीजिए लास्ट मंथ में आपने आरजीसी वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसके थ्रू करे होंगे,
लेकिन कोई ना कोई, क्योंकि हर पेपर जो होता है वो यूनिक होता है, हर पेपर का लेवल अलग होता है, और कई बार अपन देखते हैं कि बहुत पढ़ने वाले, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे भी ऐसे पेपर में पीछे रह जाते हैं, और कभी कभार एवरेज पढ़ने वाला भी किसी पेपर में अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो ये बात भी ठीक है कि पेपर पर भी डिपेंड करता है, और आपका जो आउटपुट है वो हर पेपर के लिए इंडिविजुअल होता है, यूनिक होता है। तो एक पेपर को बेस बना लेना कि यार ये पेपर खराब हो गया तो मेरी तो प्रिपरेशन ही खराब है, ये बात तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। ये बात ठीक है, बस कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए कि हम आई कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि बस एक बार गलत हुआ ना, लेकिन दूसरी बार मेरी सबसे अच्छी रैंक आएंगी। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे तो ही कुछ आगे कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे से नेगेटिव थॉट्स आएंगे और कुछ नहीं हो सकता उन चीज़ों से। ये सोचना ही नहीं चाहिए, माइंड में लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जिसकी फर्स्ट रैंक आती है पेपर्स में, वो हमारा मेरे साथ हो चुका है, जहाँ मैंने क्लासेस किए वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। जिनकी हमेशा टेस्ट में फर्स्ट रैंक आती थी, वो उनका पीजी में सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। इसलिए एवरेज बन के रहो, हम एंड में दिखाएंगे कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। अभी कछुए की चाल चलना है, अभी शो ऑफ नहीं करना चाहिए किसी को भी। एक क्वेश्चन और आया अभी, इजी क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सर वही नेगेटिव भी होते हैं मोस्टली, हार्ड क्वेश्चन मेरे रेयरली गलत होते हैं। इजी क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन में ही हम लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि या तो इजी क्वेश्चन, हमको बस ये ध्यान रखना है कि वो कम से कम गलत हो। अगर हमने उसमें ज्यादा गलती करी तो फिर हमारे रैंक बहुत पीछे जाएंगे। इजी तो क्या क्वेश्चन हाँ बोलिए। इजी क्वेश्चंस के लिए आपको बस यही हो सकता है कि रोज क्वेश्चन सॉल्व करने। मतलब मेरा ये था कि मैं 300 क्वेश्चन रोज सॉल्व करती थी। स्टार्टिंग में मैंने 100 से स्टार्ट किए, फिर 200 किए, फिर 300 किए, और एग्जाम के आते आते कम 500 1000 इतने भी चले जाते थे। मतलब मुझे जब भी बुरा लगता था तो मैं अपना कुछ भी ऐप खोला, या फिर जो पुराने मैंने सारे नोट्स बना रखे, जो स्पेशल जो क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आए हैं, क्योंकि कुछ कुछ हमको समिताज में मिलते भी नहीं है रेफरेंसेस, वो क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो उनके मैंने टेस्ट पूरे नोट्स बनाए थे, और फिर मैं उनको पढ़ती थी, ताकि मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैं कुछ कर रही हूँ। क्योंकि उस टाइम में अपना टाइम वेस्ट करती तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ सोचने में आता है कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है। कभी भी माइनर समिताज पढ़ लो, मतलब जैसे आप मेजर पढ़ रहे हो इसमें माइनर समिताज पढ़ लो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। हम लोगों के पेपर में हारित समिताज में से भी बहुत आया था, काश्यप में से आया था। तो सारी समिता को ऐसा सोचना ही नहीं कि हमको कुछ भी आ सकता है, सब तरह से तैयार रहना है। इजी क्वेश्चंस के गलत होने के कारण पे अगर अपन जाएं तो क्या अपन ऐसा मान सकते हैं कि अपन इजी क्वेश्चन देख के, और जनरली एक तो उस क्वेश्चन को पूरा और ठीक से नहीं पढ़ते, और एक उसके चार नहीं पढ़ते, ये बात कहां तक ठीक है इजी क्वेश्चन के गलत होने में? हाँ यस बॉस, जब इजी क्वेश्चन आता है तो हमको लगता है कि नहीं मैंने तो पढ़ा है, मतलब ये भले पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस स्टार्टिंग देखेंगे, नहीं भी नहीं देखेंगे अपन, और स्टार्टिंग में देखेंगे कि नहीं इसका आंसर तो बस ये फर्स्ट ही होगा। लास्ट तक जाते ही नहीं कि उसमें फर्स्ट ए और बी दोनों लिखा है, बस डायरेक्ट लगा देते हैं। तो ये होता है, मतलब आपको हर क्वेश्चन पे टाइम देना है, ऐसा हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। जाके पहले एग्जाम में जैसे जाए अपने माइंड को सेट कर ले कि भले किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मेरा तो होना ही है, मेरी सीट तो पक्की है बस। और बस ये कॉन्फिडेंस लेके, जिसको भी आप भगवान को मानते हैं उनका थोड़ा स्मरण करके और अच्छे से पेपर देना है। पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जो पैनिक हुआ उसका सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। जी डॉक्टर जूली, आपका जो माइक है वो शायद मूव कर रहा है, तो उससे कुछ साइड में साउंड आ रही है हार्शनेस की, आप थोड़ा इसको फिक्स रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं इस पे आपसे एक क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन शायद सब बच्चों के मन में इस टाइम जो देख रहे हैं उनके मन में होगा, लास्ट के 7 दिन आपने कैसे प्रिपेयर किया था? एग्जाम जो आपने दिया था उसके लास्ट के 7 डेज की प्रिपरेशन क्या थी? क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 दिन है उनके पास में, आज 9 तारीख हो चुकी है, 10 11 12 13 14 15 को एग्जाम है नेक्स्ट सैटरडे को, तो 5-6 दिन उनके पास में है। इन लास्ट 5 डेज में आप क्या सोचते हैं कि क्या सब्जेक्ट, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए बच्चों की? अभी ऐसा है कि जैसे आपके पास 6 दिन मान के चलिए बच्चे, या 5 दिन ही मान के चलो आप, तो अब आपको एक समिता सिर्फ पलटनी है। जो ऐसा लगता है कि कहीं भूल रहे हो आप,
तो उस पे रुक जाओ 5-10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब सिर्फ पलट के सूत्र स्थान, जैसे चरक का आज जैसे हमने सोचा कि आज चरक का डे है, तो चरक का सूत्र से स्टार्ट करके तुम पूरा इंद्रिय तक जाओ, फिर चिकित्सा स्थान जाओ। एक बार पूरा जब तक पलटोगे तो तुमको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैंने पढ़ रखा है। बस ऐसे ऐसे पलटते जाना है। चरक पढ़ लिया, फर्स्ट डे चरक पढ़ा, इसी के साथ एक दिन में चरक पढ़ा, और शाम को या तो कोई 2-3 सब्जेक्ट ले लो, माइनर संहिताज ले लो, उसके साथ ऐसे पढ़ लो। नेक्स्ट डे सुश्रुत पढ़ा, उसके साथ 2-3 सब्जेक्ट ले लिए, फिर इसके साथ 1-2 माइनर संहिता ले ली। फिर वाग्भट तो मैंने चरक के साथ ही कवर कर ली थी, और कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो मैं पढ़ लेती थी। और फिर जी। बाद में एक दिन वाग्भट का टाइम दे लो, और जो जो सब्जेक्ट बचे हैं उसको ले लो टाइम दे के। फिर रिसर्च, संस्कृत, इन सबको भी एक दिन में, जो जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। और एंड में ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो आपका पूरा साल पढ़ा हुआ है वही काम आएगा। तो एंड में आपको जैसे रिसर्च पढ़ लिया, मैंने ये करा था, रिसर्च पढ़ा, संस्कृत पढ़ी थी, जो जो अब मेरे को लगता है कि मेरी स्कोरिंग है, मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन होना है, लेकिन स्कोर करने के लिए रिसर्च हो गया, संस्कृत हो गया, बस कॉन्फिडेंस रखना है हमको। किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, मैंने पूरे साल पढ़ाई की है, मेरा सिलेक्शन होगा। और मेरे साथ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी एंड के दिन में। मेरे भाई की शादी थी, मेरे घर पूरा शादी वाला माहौल था, लेकिन उस टाइम मैंने बहुत अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, वो मुझे पता है। लेकिन आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो आप उस टाइम अपना अपना पूरा कंसंट्रेट पढ़ाई पे करो, और एग्जाम के एक दिन पहले फ्री हो जाओ, बिल्कुल फ्री। नहीं पढ़ना, मन नहीं लग रहा है, मत पढ़ो, ज़्यादा सोचना नहीं है, और पूरी नींद लेके जाना है, पूरा अच्छे से सोना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जल्दी जाना है, सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है, कैसे भी करके थोड़ा बहुत खा के। और जैसे एग्जाम जाए तो जो डेरी मिल्क या जो चॉकलेट आती है उसको खाते हुए जाए, ताकि आपकी एनर्जी 2 घंटे तक कंटिन्यूस बनी रहे, और थोड़ा माइंड भी हमारा फ्रेश रहे। और बस एग्जाम के जस्ट पहले दिन की, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, तो आज मॉर्निंग और आज का जो डे है उसमें क्या पढ़ना चाहिए आपके हिसाब से, जो अपने सब्जेक्ट्स है, सिलेबस है उसमें से? उस टाइम इतना लोड लेना ही नहीं चाहिए, बस मैं ये सोचना है कि मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब किस चीज़ में आप कंफ्यूज हैं, आपने जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बन नहीं रहे, जैसे मैं बहुत सारी ट्रिक्स से पढ़ती थी, तो मैंने उस टाइम ट्रिक्स रिवाइज करी, और माइनर जो चीज़ें थी, जैसे संस्कृत मैंने पढ़ी थी एंड के दिनों में। और क्योंकि उस टाइम एक पेपर, मतलब जो जो ऐसा लगता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन अलग से मिल रहे हैं हमको, तो वो कर लो। संस्कृत के रिसर्च में कुछ भी आ जाता है इनमें से। लेकिन एंड में ये देख लो, आजकल तो जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस आ रहे, तो थोड़ा आयुष मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। यूट्यूब से बहुत सारे ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस डले हुए हैं, वो देखो। मतलब लोड लेके नहीं पढ़ना है, मेन बात ये हमारे माइंड को पूरा शांत रखना है। एक अपने आरजीसी में अपन एक डायरी बनवाते हैं बच्चों से शुरू में, मैं उसको प्यार से दिल की डायरी बोलता हूँ। मतलब फर्स्ट डे से, जैसे मान लीजिए चरक सूत्र 1 से स्टार्ट करते हैं अपन, और वहां पर एक कोई पर्टिकुलर श्लोक आ गया जिसको मतलब याद करने टाइप जैसा है वो, चाहे उसका रेफरेंस हो चाहे वो श्लोक हो, तो जब पूरी प्रिपरेशन हो जाती है तो लगभग 100-150 पेज की एक डायरी तैयार होती है। उसमें वो सारी चीजें होती है जो आप इंस्टेंट याद करके आंसर कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो ये पूरा चांस रहता है कि उस श्लोक का रेफरेंस या उसका वो किस रिलेवेंस में बोला गया है, वो चीज बच्चे याद नहीं कर पाते। तो हमने बच्चों के लिए ये कर रखा है कि आप एग्जाम के जस्ट पहले दिन वो डायरी जो है वो प्रिफर करें। और ये काइंड ऑफ वैसी बात है जैसे आप बता रहे कि उस दिन आपको वो पढ़ना चाहिए जो आपको उस मतलब जस्ट पहले पढ़ा होगा, तो ही आप आंसर कर पाओगे इस टाइप का। लाइक कोई ट्रिक हो या कोई ऐसा श्लोक हो, कोई रेफरेंस हो, तो उसका वो एक कलेक्शन टाइप होता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि एग्जाम के जस्ट पहले दिन जो है वो डायरी ही पढ़नी है, या आपको जो क्विक जिनको आपको याद करना है, ताकि आप कल उसके बारे में अगर आए तो लिख सकें। क्योंकि डायरी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काशिक सबका वो हिस्सा होती है जो बेसिकली रटने वाला होता है। तो एक चीज ये हो सकती है, हाँ, अपन ये मान सकते हैं कि एग्जाम में फर्स्ट डे वो चीजें पढ़नी है जो अपन पक्का पता है कि इसको तो याद ही करना है, और ये 1-2 दिन ही याद रहती है। अब ये जो 4 दिन या 5 दिन बचे हैं, इसका जो एग्जाम के जस्ट पहले वाला डे उसको छोड़ देते हैं 14 तारीख को, 10, 11, 12, 13 4 दिन की बात करते हैं। इन 4 दिन में संहिता पोर्शन को कितना टाइम देना है, मेजर संहिताओं में चरक, सुश्रुत को, और
वाग्भट, काश्यप, भाव प्रकाश, हारंदर, इन पे कितना फोकस रहना है? जैसे आज का टाइम जैसे अभी से मान के चलते हैं, अभी 7 बजे से स्टार्ट करते हैं, तो अभी आज चरक पूरा चरक आज रिवाइज जैसे आज स्टार्ट करते हैं हम चरक संहिता, आज 7 बजे से स्टार्ट करना है चरक संहिता। तो आज के दिन में पूरा रिवीजन हो सकता है, इतना टाइम नहीं लगेगा। पहले हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते तब हमको टाइम लगता है, लेकिन बराबर, हाँ अब हमको चरक संहिता में इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमको पलटना है पेज। जैसे हम चरक सूत्र का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे तो 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सेकंड चैप्टर में बस यवागु देखा कितना है क्या है वो सब पढ़ा, लेप देखा, इसके बाद बढ़ते जाना है। हमको महाकषाय जितने रिवाइज किए वो पढ़ते जाना, मतलब बहुत फास्ट रिविजन करना है। सूत्र ऐसे करा, इंद्रिय, विमान, शारीर, इनको जल्दी जल्दी पढ़ते जाना है तो हो जाता है। इतना हाइप, बस ये कॉन्फिडेंस इससे आ जाएगा कि मैंने तो एक बार और देख लिया है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा मुझसे बन जाएगा। इसके बाद आज चरक कंप्लीट करो, इसके बाद फिर कल से सुश्रुत स्टार्ट कर दो। सुश्रुत एक बार रिवाइज कर लो शाम तक, इसके बाद सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। एक बार सब्जेक्ट बस पलटना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिर्फ स्टक नहीं होना है वहां पे, उसको ज्यादा लेके नहीं बैठना है। हाँ, नहीं आया ना, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, बोले क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसा सोचो नहीं आएगा, मैंने नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा बस। इसके बाद वाग्भट जितना अगर एक्स्ट्रा पढ़ा है वो पढ़ लो। फिर इसके बाद हमारी माइनर संहिता, सब्जेक्ट्स के बाद माइनर संहिता स्टार्ट करना। तो भाव प्रकाश हो गया, शारंगधर हो गया, काश्यप। तो काश्यप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि काश्यप के क्वेश्चंस आते हैं। तो काश्यप में जात हारिणी जैसे इंपॉर्टेंट है, लेहन अध्याय इंपॉर्टेंट है, तो उनको पहले पढ़ लो। नहीं भी हो रहा ना अगर रिवीजन, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो। जैसे आपका लक्षणाध्याय है तो वो पढ़ लिया, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गया। वो बाल ग्रह हो गया, ये पढ़ के फिर हम शारंगधर पे आ जाएंगे। तो शारंगधर का मध्यम खंड पूरा अच्छे से पढ़ लिया। फिर इसके बाद भाव प्रकाश है, तो भाव प्रकाश में कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैंने तारीख से पढ़े थे और कुछ नोट्स बनाए थे, तो वो पढ़ लिए। इसके बाद आरजीसी के तो जैसे नोट्स है तो उससे हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास जितना टाइम बचा है तो उसमें आप संस्कृत पढ़ लो, रिसर्च पढ़ लो, बस हो गया। ज्यादा नहीं सोचना है, बस इतना ही। एग्जाम के एक दिन पहले अपने माइंड को बहुत कूल रखना है, ज्यादा नहीं। अगर मन नहीं लग रहा है ना पढ़ने में तो कुछ नहीं लग रहा है तो मूवी देखो। बहुत पढ़ लिया ना, और कितना पढ़ोगे? हाँ, आप पूरे साल पढ़ा है ना। जनरल वे में होता क्या है, जब आप लोग प्रिपरेशन करते थे, आप लोगों की मेरे से बात होती थी, तो एक थ्रिल आपके अंदर रहती है एग्जाम के जस्ट पहले की। एक जो पैल्पिटेशन होते हैं ना, वो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ होते हैं। आप इसको भली देखो, ऐसा कोई नहीं होता जिसको थोड़ा सा एग्जाम का फोबिया नहीं हो, सबको होता है। लेकिन उसमें ये है कि जो अपने आप को जितना स्टेबल कर पाता है, जैसे वो एक चरक का श्लोक है, धैर्य में विषादीन। पेशेंस इस टाइम पर भी बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत है एग्जाम के लास्ट वीक में पड़ती है, क्योंकि पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ के, और कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं कि खुद ही सोच लेते हैं यार मेरी तैयारी तो पता ही नहीं कैसी है, या मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि सिलेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना आपको सिलेक्शन से दूर करता है। तो अब अपन चलते हैं एग्जाम हॉल में। बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ चुका है, 120 क्वेश्चन उसके सामने ओपन हो चुके हैं, और इस टाइम पे मान लीजिए कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मान लेते हैं कि अगर इस टाइम पे किसी बच्चे का कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो उस टाइम पे खुद को कैसे संयमित रखेंगे, कैसे क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये, जिस दिन एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसके एक दिन पहले तो ये देखना है कि हमारा आधार कार्ड, हमारा एडमिट कार्ड, फोटो ये है या नहीं। क्योंकि मैं जब एग्जाम सेंटर गई थी तब एक लड़की के पास आधार कार्ड नहीं था, वो इतनी हाइपर हो गई, आधा घंटा पहले वो गई, फिर उसके माइंड में वही चलता रहा, मतलब उसका पेपर पूरा बिगड़ गया, और अच्छा पढ़ने वाली लड़की थी। तो पहली बात तो ये मेन चीज है कि पहले हमारा अलग से सेटल करके रखना है। पेन वगैरह सब जो है, मास्क वगैरह सब अलग रख लो, फिर मॉर्निंग में हमको देखने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। फिर एग्जाम सेंटर जैसे पहुंच गए तो 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही है। और फिर मैंने जैसे बताया कि चॉकलेट खा के, पूरी चॉकलेट एग्जाम सेंटर, मतलब एग्जाम खत्म होने से पहले खाना है, ये मजाक नहीं है ना, खाना ही है। माइंड स्टेबल होगा उससे और उसको एनर्जी मिलेगी। तो खाते खाते उस टाइम एग्जाम में
जैसे इंटर किया, फिर जैसे पेपर आया तो हाइपर नहीं होना। फर्स्ट राउंड जैसे स्टार्ट करना है हमको, जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं पहले वो करते जाओ, ठीक है। जिस क्वेश्चन में नहीं बन रहा है ना तो उसको छोड़ दो। फर्स्ट राउंड में जो जो इजीली बन रहे हैं उसको अच्छे से करते जाओ। और जैसे मेरा फर्स्ट राउंड हो रहा था उसका 99 या 98 क्वेश्चन था। मेरा पीसी मेरा भी बंद हो गया, 3 बार बंद हुआ। मैं बहुत हाई डर लग गया मुझे कि कैसा मैं क्या करूंगी, पर कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर वो बंद होता है तो वहीं से स्टार्ट होता है, तो हाइपर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा अच्छा है कि हमारा माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट होगा वो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अगर बंद होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ ही हुआ था क्योंकि हमारा सेंटर भी पता नहीं कैसा ही था, वो 3 बार बंद हुआ मेरा, और सबके साथ ही हुआ था जो आसपास के लोग थे। तो उस टाइम बस थोड़ा शांत रहो, उनसे बोलो कि जल्दी स्टार्ट करे बस। यस, और ये जो आपने फिर बोला वहीं से इसमें एक बात आपने बहुत अच्छी कंसिडर करी कि सेंटर पर जाने से पहले दिन ही आपको ये देख लेना है कि आपको क्या क्या ले जाना है, क्योंकि आपकी पूरे साल की तैयारी इस माइनर मिस्टेक से आपकी पूरी स्टडी जो है उसको खराब कर देगी। क्योंकि आप उस टाइम पे हड़बड़ाहट में ये सारा फोकस आपका उस चीज हो जाए, अरे यार वो चीज तो है नहीं मेरे पास में, पता नहीं एग्जाम देने देंगे कि नहीं देंगे, सेंटर पे क्या बोलेंगे। मेरा सवाल जो था कंप्यूटर वाला, उसमें आप लोग ध्यान दें, इन्होंने जो बताया है कि आपका कंप्यूटर अगर बंद होता है आप तुरंत वहां जो ड्यूटी इंचार्ज है उसको बोलें, और बिल्कुल घबराए नहीं, आपका जहां बंद हुआ वहां से आपका वापस सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। और कंप्यूटर, ये जरूरी नहीं है कि सबका एग्जाम एक साथ खत्म हो, 5-10 मिनट का गैप होता है कई लोगों के जिनका 10 मिनट कंप्यूटर बंद हो गया, तो उसमें क्या कि काउंटडाउन चलता रहता है टाइम का, तो आपका काउंटडाउन वापस वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा ना सोचें कि यार 11 बजे 12 बजे का टाइम है और मेरे को तो 15 मिनट लेट हो गया, मैं आपका 12-15 पे क्लोज होगा वो पेपर, क्योंकि जो क्लॉक है वो 120 मिनट का टाइम आपको देगी करने के लिए, फर्स्ट थिंग। और उससे भी जरूरी बात यह है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन, आपके एडमिट कार्ड आपके कल शायद आ जाएंगे, तो कल जो एडमिट कार्ड या कल परसों आए तो उसके अंदर जो भी मेंशन हो वो चीज आप फॉलो करें, और उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हो लाइक मास्क, आईडी कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, या कोई बहुत सी बार बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं कि उसमें लिखा होता है ओरिजिनल आईडी और ये जेरॉक्स लेके चले जाते हैं। अब हालांकि कई सेंटर पे जेरॉक्स मान भी लेते हैं, लेकिन बच्चा रास्ते में इस टेंशन रहता है यार मैं तो ओरिजिनल लाया नहीं। तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीजें लेके जाएं, ताकि आपकी फालतू की चीजों से आपकी जो दिमाग है वो खराब नहीं हो। मैंने कंप्यूटर वाला सवाल इसलिए पूछा, पिछली साल एक स्टूडेंट थी, बहुत आपसे जस्ट पहले वाले बैच में, बहुत इंटेलिजेंट थी, सारे टेस्ट में उसने पूरे साल टॉप करा था, ऑलमोस्ट 1 to 3 के बीच में रैंक आती थी। वो वहां गई सेंटर पे, और जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कभी वो उसको वैसे ले जाते हैं कि डर में कि यार कुछ गड़बड़ होगी, तो वहां फिर गड़बड़ होने के चांस और ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसे ये पता है कि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी, मैं आउटपुट नहीं दे पाई। तो उस कंडीशन में वो जैसे ही जाके बैठी, उसने लॉगिन करा और पीसी जो है वो लॉगिन होके क्लॉक स्टार्ट होके उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। 10 मिनट बाद में उसका पीसी जब तक स्टार्ट हुआ तब तक उसके हाथ जो थे वो ऐसे करने लग गए थे, और उसका पेपर बहुत गंदा बिगड़ा। उस हालांकि उसका फिर नेक्स्ट डे बहुत अच्छी ब्रांच से सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मुझे वो सीन जब याद आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ने खुद की मूर्खता से कितनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए मैं, और ऐसा कहते हैं ना, जो सबसे बुरा वही सोचता है जो अपना होता है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है कि कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखें। एक्चुअल में ये एग्जाम जो है ना, आपने बहुत अच्छे से इसको फाइट करा, आपको पता होगा कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन जो पढ़ने वाली थी वो तो हो चुकी, अब जो समय बचा है उसमें खुद को शांत और संयमित रखना है। आपको हड़बड़ाहट नाम की चीज जो है वो होनी नहीं चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं क्या फर्क पड़ता है, जिसने नहीं पढ़ा है अब तो हड़बड़ाहट उसको भी नहीं होनी चाहिए, और जिसने पढ़ लिया उसको भी नहीं होनी चाहिए। जिसने नहीं पढ़ा है वो अगर हड़बड़ाहट कर भी लेगा इस समय तो कुछ नहीं हो सकता, और जिसने पढ़ा है उसके तो हड़बड़ाहट का सवाल ही नहीं उठता। बहुत सारे बच्चे जो है उनका एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा रहता है मुझसे कि सर हमने पूरी साल बहुत अच्छे पढ़े और सारे टेस्ट में बहुत अच्छे से हमने परफॉर्म करा, तो सर एग्जाम में भी क्या पेपर ऐसा ही आएगा? आप इस चीज को कितना जजमेंटल मानती है कि कोई सा भी, वैसे तो हर पेपर यूनिक होता है, लेकिन कोई भी बच्चा जिसने पूरे साल हर पेपर बहुत अच्छे से पढ़ के दिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि पेपर कैसा भी आए उसका सिलेक्शन नहीं होगा?
सर वो अच्छे से तो पढ़ा है, लेकिन उस टाइम उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और वो अपने को कैसे प्रेजेंट करता है, उसका वे ऑफ क्वेश्चन को लेने का तरीका क्या है, कि वो उस क्वेश्चन को मतलब या तो हाइपर होके कुछ भी लगा रहा है, कुछ भी सोच रहा है उस बारे में, ज्यादा सोच रहा है, कम सोचना, दोनों ही हार्मफुल है। मतलब उसके वे ऑफ माइंड प्रेजेंट उसका कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, चाहे उसने साल भर कितनी भी पढ़ाई की हो। और एक बच्चा वो है जिसने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उस टाइम उसका माइंड क्या सोचता है वो डिपेंड करता है। पूरे साल भर की मेहनत तो है इसे, लेकिन उस टाइम क्या हो रहा है उसके साथ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल रहना एग्जाम टाइम। कुछ भी नहीं, मेरा तो माउस भी नहीं चल रहा था, मैंने एग्जाम के बीच में माउस चेंज करवाया अपना, मेरा 3 बार पीसी बंद हुआ, माउस चेंज करवाया, टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ। लेकिन और एग्जाम जैसे ही मतलब मेरा फर्स्ट राउंड खत्म हो गया था, इसके बाद मैंने सेकेंड राउंड स्टार्ट किया और थर्ड राउंड में मैंने वो क्वेश्चन किए जो मेरे से बन ही नहीं रहे थे। अब लेकिन मुझे थोड़ा बहुत तो चेंज, क्योंकि इस बार तो नेगेटिव भी बहुत हुए थे, नेगेटिव में भी बहुत सारे सब लोगों का सिलेक्शन अच्छे से हो गया था। तो पेपर बहुत टफ आ रहे हैं आजकल। पहला 20 का पेपर भी बहुत टफ था, फिर 21 से पेपर अब टफ ही आ रहे हैं। अब इस बार का देखते हैं कैसे फॉर्म में आता है। तो मतलब हाइपर नहीं होना। आपके प्रिपरेशन के टाइम पे मेरी आपसे बात होती थी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके जो डिस्कशन होता था, उसमें मुझे जो आपके आंसर्स में एक चीज शुरू से दिखती थी वो ये थी कि आप उस हर याद करने वाली चीज के बीच में भी एक कंसेप्ट रखते थे। मतलब अपन इस चीज को कितना सही माने कि अगर याद भी करना है तो उसके बेस में अगर कोई कंसेप्ट होगा तो याद करना आसान रहेगा और उसको एग्जाम में वापस आउटपुट देना भी उसका आसान रहेगा। जैसे कुछ लोग ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसा होता है सब कुछ रट लेते हैं, लेकिन अब जो एग्जाम है उसके अंदर उसने जिस वे में रटा है वो चीज क्वेश्चन वैसे प्रेजेंट नहीं किया, एग्जामिनर ने डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे दिया, लेकिन चीज वही पूछ रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि 2-3 साल से जो पैटर्न चेंज हुआ है, आप 3 साल के पेपर उठा के देखेंगे ना, पूछा सब कुछ वही है जो पूछा जाना है, जो पूछा जाता है, लेकिन उसने उसके आगे पीछे चीजें जोड़ी है, उसने बच्चे को डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, उसने आगे एक कहानी जोड़ दी, लेकिन काम की चीज उस सेंटेंस के बीच में लिखी हुई है, उस आगे वाली चीज का कोई सेंस नहीं है। उसने ऑप्शन को बहुत अलग तरह से प्रेजेंट किया, लेकिन चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़े और आपका कंसेप्ट अगर सही है तो पक्का क्वेश्चन बाहर उससे जा ही नहीं सकता। तो बेसिकली क्या हम ये मान सकते हैं कि चाहे पेपर हार्ड आए, चाहे जो है पेपर जो है वो इजी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने पढ़ाई करी है वो अगर कॉन्फिडेंस आंसर करेगा तो हर पेपर उसके लिए सिलेक्शन वाला पेपर होगा। यस बॉस, ये तो बस कॉन्फिडेंस रखना है और उस क्वेश्चन को बस लेने का तरीका अलग कर दिया उसने। मतलब ये होता है कि कोई हर चीज को आपने ट्रिक से पढ़ा है, समझ समझ के पढ़ा है, तो आपका क्वेश्चन सही है, कोई टफ नहीं है। और मैच द कॉलम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे पहले ना ऐसा नहीं कि एक को देखा इसका तो यही और एक ही ऑप्शन है, लेकिन तुम ध्यान से एक तो मतलब 2 अगर सही लग गए तो फिर थोड़ा सा ले सकते हो अगर टाइम बचा नहीं है तो, लेकिन चारों अच्छे से मिलाना है, क्योंकि वो हमारा किलर क्वेश्चन है। जो किलर क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, मैच द कॉलम, ये सब किलर क्वेश्चन है। और नहीं वर्ड अच्छे से देखना है, पहले अपने माइंड में सोचना है, जैसे बैठो ना एग्जाम में, ये सोचना है कि मैच द कॉलम अच्छे से देखना है, नहीं है वो अच्छे से देखना है। और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत सिंपल है उसको भी हमको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका सब सही होना चाहिए और सिलेक्शन होता ही है। और अभी इस बार तो कट ऑफ भी बहुत कम गया था, निरुपमा के 394 नंबर के अप्रोक्स था, तो 3 की लाइन में नंबर गए, 4 तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि मतलब 20 नेगेटिव तो नॉर्मल बात थी इस बार का पेपर में, मेरे हुए थे इतने, तो कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव भी हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके हो रहे हैं ना, जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होगा। पेपर टफ आए तो और अच्छा है, क्योंकि जितना टफ पेपर आएगा वो पूरे सबके लिए होगा। और सिंपल स्कोरिंग ज्यादा होती है, लेकिन कोई मतलब नहीं होता सिंपल पेपर से। जितना टफ, बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि टफ आए, बहुत टफ पेपर आए और वो मुझसे ही बने क्वेश्चन, बस। ये बहुत अच्छा था। जितना टफ पेपर आएगा उसमें जो पढ़ने वाले हैं उनके सेलेक्ट होने के आसार ज्यादा रहेंगे, उनका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। और जिसने कंसेप्ट के बेस पे पढ़ा है उसकी जो तैयारी है वो ज्यादा काम आएगी।
नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गाइड बुक के 50 पेज रट के आ जाते हैं और मान लो उस टाइप का पेपर आ जाता है, तो सारा पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, 1 साल की मेहनत और 1 महीने की मेहनत बराबर हो जाती है। दूसरा ये है कि अब जो पैटर्न आ रहा है उससे इतना तो अपन एश्योर है कि वो जमाने गए कि आप 50 ट्रिक याद करके और एग्जाम देके आगे 50 पेज पढ़ के, वो चीजें नहीं है। ना वैसे क्वेश्चन है, ना वैसे ऑप्शन आएंगे, समझ रहे हैं? अब कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपकी पढ़ाई बेसिक्स क्लियर है, आपकी स्टडी कंसेप्ट बेस्ड है और उसके बेस पे आपने कुछ याद कर रखा है, तो ये अपन मान सकते हैं कि आप फिर कैसा पेपर आए उसमें कोई इश्यू आपको आएगा नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3rd ईयर और 4th ईयर बीएमएस के बच्चे का है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये बता रहे हैं कि मैं मेरी संहिता की जो प्रिपरेशन है वो यूजी के हिसाब से कर रही हूँ, लेकिन मुझे पीजी की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कब से कर लेनी चाहिए ड्यूरिंग बीएमएस में, मतलब कब से पीजी की प्रिपरेशन जो है उसके हिसाब से मुझे चीजों को करना शुरू कर देना चाहिए? देखो, मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर में तो कुछ समझ नहीं आता बच्चों को कि क्या है। फिर सेकेंड ईयर पर मैंने फर्स्ट ईयर के एंड तक सोच लिया था कि मुझे पीजी करनी है। फिर सेकेंड ईयर में आई तो मैंने सारे जो सब्जेक्ट्स थे ना, मतलब पीजी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि यूजी में सब बच्चे मजे मस्ती में रहते हैं, कोई ठीक है। और जैसे अगर तंत्र में पढ़ रही थी तो फिर मैंने, हमारे यहाँ भी नोट्स चल रहे थे भारद्वाज के और इनके, मैंने स्टार्टिंग कर था पढ़ना, लेकिन उस टाइम इतने कंसेप्ट बनते नहीं थे, समझ में नहीं आता था। और फिर मतलब आपको हर चीज स्टार्टिंग से मतलब पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपको एंड टाइम के लिए छोड़ना चाहिए, जो है जिस टाइम पे उसी टाइम कंप्लीट कर लो। पर मेरी संहिता स्टार्टिंग से बहुत स्ट्रांग थी। मैं सेकेंड ईयर में थी तो मैं चरक पूर्वार्ध मैंने बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। मतलब मैं क्या करती थी, जैसे मैंने चरक पूर्वार्ध स्टार्ट किया तो अपने जो सीनियर से उनके संहिताज लेके उसमें से टिक कर लेती थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत डले हुए हैं, उनसे पढ़ती थी। और मतलब हर जैसे संहिताज का कोई भी कंपटीशन होता था तो मतलब मैंने, हमारे कॉलेज में होता था तो मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी उसमें। और तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आता था कि यार मेरी संहिता अच्छी है। और क्लास में भी ऐसे ही होता था, जब पढ़ाते थे सर तो मुझे पहले याद आ जाता था। और मतलब मेरा ऐसा है कि मैं किसी चीज को पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा वो याद रहता है, याद कि मैंने हाँ वो पढ़ी है वो चीज, मतलब मुझे रेफरेंसेस बहुत जल्दी याद आते हैं। तो मैं पूर्वार्ध, क्योंकि मैंने इस, स्टार्टिंग से पढ़ना इस, स्टार्ट कर दिया था। आपकी ये जो बात है इससे एक चीज तय हो जाती है कि आपने समय पे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, ये मान सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप हर कंपटीशन में संहिता रिलेटेड चीजों में अगर आप इन्वॉल्व थे एंड उसमें आप पढ़ भी रहे थे, अपना रिवीजन कर रहे थे, सीनियर से हेल्प ले रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने इंटरेस्ट जो है इसका सेकंड ईयर से आपने पैदा कर लिया था, खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि यार ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली आगे जाके। तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के लिए दोनों चरक बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल तो चरक फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है, क्योंकि 12 चैप्टर स्टार्टिंग के सूत्र के चरक मतलब बीएमएस फर्स्ट ईयर के बच्चों के सिलेबस में डाल दिए। अब बात रहती है कि अगर कोई बच्चा अगर फाइनल ईयर के साथ में प्रिपेयर करे फॉर प्री पीजी, तो फाइनल ईयर के सिलेबस की बात करें तो शल्यशाला के जो है वो पूरा सुश्रुत से कवर हो जाता है। और इसके अलावा आपका काय चिकित्सा वाला जो पोर्शन है वो सुश्रुत उत्तर तंत्र और चरक चिकित्सा से कंप्लीट हो जाता है। और जो पंचकर्म वाला पोर्शन है वो चरक के कल्प सिद्धि और सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के चैप्टर से पूरा हो जाता है, संशोधन वाले। अब बेसिक बात ये है कि जो व्यक्ति फाइनल ईयर के साथ में प्रिपेयर करेगा वो अगली साल इंटर्न के साथ में ज्यादा रिलैक्स फील करेगा और उसको एक फ्रेम पता चल जाएगी कि किस तरह से चीजें होने वाली है उसके साथ। फाइनल से तो स्टार्ट कर देना चाहिए। इस तरह से की गई पढ़ाई या इस तरह से की गई प्रिपरेशन कितनी आपको लगती है कि उपयोगी रहेगी नेक्स्ट ईयर उसकी प्रिपरेशन के लिए, और वो कितना उसके लिए फायदेमंद रहेगा? सर से फाइनल से स्टार्ट करना ही चाहिए। मेरा तो ऐसा था कि मैं फाइनल में मॉर्निंग में हॉस्पिटल रहता था, फिर कॉलेज रहता था, इसके बाद मैं मॉडर्न की क्लासेस भी जाती थी। सर्जरी मैंने बहुत डिटेल पढ़ा है, मतलब मैंने मॉडर्न बहुत अच्छे से पढ़ा है। सर्जरी भी क्लासेस जाती और इसके बाद जैसे वहां से छूटती पीजी क्लासेस भी जाती, तो मेरा पूरा दिन ऐसा बिजी रहता था। तो मैं रात को 9, 9:30, 10 बजे तक अपने घर जाती थी रूम पे। एक इसके यहाँ बाद पर है
हाँ जी, हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। इसके बाद ऐसा एक तो सबको हार्ड वर्क करना पड़ता है और ये हार्ड वर्क आपको बाद में रिजल्ट में दिखेगा। ऐसा ये आपको धीरे धीरे मेहनत करना पड़ेगी, अपने आप को पिसताना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग आप सेकेंड ईयर से करो, लेकिन ये बात गलत है कि मतलब जैसे मेरा पहले इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उसमें ऐसा बोला था कि जिसने पहले से पढ़ा है उसी का सिलेक्शन होता है। लेकिन मैंने ये बात बोली भी थी वहां पर कि ऐसे जरूरी नहीं कि कोई बच्चा चाहे तो वो इंटर्न के बाद भी पढ़ के सिलेक्ट हो सकता है। लेकिन आपको क्या होता है, जैसे अगर हम एक चीज पहले स्टार्ट कर देते हैं और एक चीज हम उसी टाइम स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिफरेंस होता है। तो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है तो मुझे पता है कि मतलब मेरा बेस क्लियर था, तो मुझे अभी भी कोई भी एग्जाम देती, जैसे CCRS मैंने बिना पढ़े दी तो अभी भी मेरा सिलेक्शन हो गया, उत्तराखंड मुझे मिला। UPSC मैंने दिया बिना पढ़े दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे कंसेप्ट बने हुए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा है। तो ये अभी समझ नहीं आती आपको, बाद में समझ आती है। तो एक बच्चा जो एंड में पढ़ता है और एक स्टार्टिंग से पढ़ता है, वो डिफरेंस यही शो हो जाता है। एक हम स्लोगन यूज करते हैं, आपको पता है, सही समय पे सही शुरुआत। हाँ, yes. ये काइंड ऑफ ऐसी ही चीज है कि अगर आप टाइमली चीजें शुरू कर दें तो बाद में आप बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी घबराहट के, हड़बड़ाहट के सिलेबस कवर कर पाते हैं, अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं, क्योंकि आप उन चीजों के साथ में पहले फेमिलियर हो चुके होते हैं। और ऐसा मैंने रिसेंटली देखा, जो आप वाला बैच था उसके साथ में कुछ बच्चों ने फाइनल ईयर के साथ में प्रिपेयर किया था, और उन बच्चों की प्रिपरेशन जो है इस वाले बैच में उन्होंने वापस इंटर्न के साथ में प्रिपेयर करा, तो उसमें और जो 1 ईयर की प्रिपरेशन जिनकी है उसमें फर्क पता चलता है। और एक उन बच्चों की जो स्थिरता होती है ना, वो डिफरेंट काइंड की होती है, क्योंकि उन चीजों के साथ 2 साल से है। जो आपने एक बात की इसमें, वो भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि इंटर्न 1 साल की या इंटर्न की प्रिपरेशन का साथ में सिलेक्शन नहीं हो। अब तो फिर भी लोग इतने अवेयर हो गए कि 3rd ईयर 4th ईयर के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 2018 तक का मुझे अच्छे से याद है, 2018 तक जितने भी एग्जाम में लोग बैठते थे वो इंटर्न के साथ प्रिपरेशन वाले ही बैठते थे। अभी मेरे पास में एक स्टूडेंट का कॉल आया, मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का कॉलेज का, लेकिन वहां की सीनियर ने एक मिथ डेवलप कर रखा था अपने साथ वाले जो जूनियर बच्चे उनमें, कि इंटर्न में किसी का नहीं होता, इंटर्न के साथ में किसी का नहीं होता, कम से कम आपको 2 साल प्रिपेयर करनी पड़ती है। ये बहुत गलत चीज है। जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उसमें ज्यादातर बच्चे वही होते हैं जो इंटर्न के साथ में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फ्रेशर होते हैं, फ्रेश माइंड होता है, दिमाग में क्लियर होता है कि इस साल बहुत दम लगा के पढ़ना है, और वो एक अलग तरह के ऑरा में होते हैं और वो निकाल लेते हैं सीट। एक क्वेश्चन है अपने पास में कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए इस एग्जाम में। 120 क्वेश्चंस टोटल है, और क्या ये फिक्स कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए मिनिमम? हाँ, पहले मैं मेरा बताती हूँ। मैंने 118 क्वेश्चन किए थे, सिर्फ 4 क्वेश्चन छोड़े थे। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क लिया था थोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रैंक चाहिए तो अच्छी चाहिए, नेशनल कॉलेज चाहिए, वरना फिर क्या मतलब पीजी करने से, इतना पढ़ने के बाद भी नहीं मिल रहा तो फिर तो पहले तो कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ ठीक है, अगर गलत हो गए ना तो सबके हो गए, मेरे सबके साथ होगा जो मेरे साथ होगा। तो पहले तो फर्स्ट राउंड में सारे इजी क्वेश्चन, मतलब पहले हमारा सिलेक्शन सिक्योर कर लो। सेकेंड में वो क्वेश्चन करो जिसमें आपको 80 और 20 का जो रेशो है वो करो, कि 20% गलत हो सकता है, 80% सही है वो। तो वो हमने कर लिया सेकेंड राउंड में। फिर थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन करना है जो बिल्कुल मतलब इसमें तुक्का ही लगा रहे हैं, पर थोड़ा तुक्का ऐसा नहीं लगाना है कि मतलब गलत ही है, वो थोड़ा बहुत तो रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब ये रिलेटेड मान होना हो चाहिए। सकता है कि एटलीस्ट 50-50 तो पता हो कि यार इन 4 में से 2 तो नहीं है, तो इन 2 में से एक तुक्का लगा रहे हो, ये चल सकता है। लेकिन चारों ही नहीं पता हो, ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने का तो कोई सेंस नहीं। तो मेरे साथ ये था कि जो 4 क्वेश्चन थे वो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो फिर छोड़ दिए। लेकिन 1-2 क्वेश्चन में रिस्क भी ली थी, वो गलत हुए भी तो ठीक है, लेकिन मुझे पता था कि किसी से भी नहीं बनेंगे और रिस्क तो लेना पड़ती है। मेरे बहुत सारे जूनियर्स थे, उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो कोई मतलब नहीं रहता। करना चाहिए अटेम्प्ट, थोड़ा हिम्मत रखना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। करना जितने अगर तुमसे बन रहे क्वेश्चन उतने करो, 120 नहीं तो कम से कम 115 तो अटेम्प्ट करना है। अगर नेशनल कॉलेज चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब ये मान के चलते हैं कि 100-105 क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए,
तो 105 के आसपास क्वेश्चन तो मस्ट, क्योंकि अपनी मान के चलते, मान लीजिए किसी बच्चे ने 105 क्वेश्चन अटेंड किए हैं और उसके 10 क्वेश्चन गलत मान लेते हैं तो 95 सही बचते हैं। और 95 में से भी 3 क्वेश्चन तो नेगेटिव में चले गए, तो 92 तो 120 जो है उसमें से 92 तो कम से कम सही होंगे तो जाके अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच डिजाइन मिलेगी। चलिए, ये सब बातें जो थी वो अपन ने करी उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा शुरू से मेहनत करते आए हैं, सब चीजें। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे आपने ये जो क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका आपने बहुत सही आंसर करा कि आप राउंड लेके कीजिए और उसमें एटलीस्ट 105 तक आपको पहुंचना चाहिए। यहाँ पर जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन बच्चों ने लेट तैयारी शुरू करी या यूं समझ लीजिए लास्ट के 6 महीने ही पढ़े हुए, उनके साथ में बड़ी विचित्र स्थिति ये है कि कई बच्चों ने तो, जिन बच्चों ने शुरू से तैयारी शुरू करती उनसे भी तगड़ा पढ़ रखा है, उनसे ज्यादा अच्छा पढ़ लिया लास्ट के 6 महीनों में, लेकिन वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं कर पा रहे। उनके दिमाग में एक ही चक्री घूम रही है कि यार मैं तो 6 महीने ही शुरू हुए, मेरे को तो करे हुए। तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी, क्योंकि उनका मोटिव है सीट निकालना हर हाल में। उन बच्चों के लिए क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन उनको करने चाहिए और किस तरह से सोच के पेपर अटेंड करना चाहिए? देखो, पहले तो ये सोचना छोड़ ही दो कि मैंने 6 महीने तैयारी की है। पढ़ते बच्चे 6 महीने ही है। मैंने भी ऐसा है, मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मेहनत 6 महीने में ही की। मतलब जो मेरी मॉडर्न की इंटर्नशिप थी तब से मैंने अच्छे से स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो मैंने सिलेबस बहुत बार कर लिया, लेकिन अच्छे से जो पढ़ते हैं ना वो 6 महीने ही पढ़ते हैं। भले कितना बड़ा टॉपर हो, वो पढ़ेगा 6 महीने ही। तो आप ये सोचना ही छोड़ दो कि हमने 6 महीने पढ़ाई की है, और वो डिपेंड नहीं करता कि आपने कितनी पढ़ाई की है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं तो पीजी, अब मेरा सिलेक्शन पक्का है, और उसको मैं बताऊंगा, जिसने पूरा साल पढ़ाई की है ना उसको मैं उससे भी अच्छे नंबर लाके बताऊंगा। और होता है ऐसा, सबके साथ होता है। 6 महीने कोई कम नहीं होते, बहुत होते हैं लोग 3-3 महीने में भी निकालते, लेकिन नेशनल कॉलेज नहीं निकाल सकते, पर हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। पर 6 महीने वाले बच्चे तो निकाल सकते हैं नेशनल कॉलेज भी, कुछ भी नहीं है, सब अच्छे से होगा, बस कॉन्फिडेंस रखो। जी, एक कॉमन क्वेश्चन आता है बार बार, अभी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ मेरे पास में, बॉस नेगेटिव कैसे कम करें? नेगेटिव जो होते हैं जी, नेगेटिव ये है कि मतलब सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन आया तो तुम ऐसे सोचना, उसको एक बार पढ़ लिया, इसके बाद ऑप्शन लिख लिए। अगर सिंपल क्वेश्चन है तुमसे बन जाएगा, और थोड़ा टफ है तो पहले तुम सोचो कि यार उठाया कहाँ से, इसका रेफरेंस क्या होगा, इसका हमारे पास काश्यप का नेगेटिव कम कैसे करें, इस पे अपना डिस्कशन चल रहा था। अब मैं बोल रही थी, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, अव्याहतम शरीरम, स्वास्थ्य की डेफिनेशन थी वो अकॉर्डिंग टू काश्यप। अब वो वाला रेफरेंस समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका मीनिंग निकाला। फिर हमने देखा चरक में, तो फिर थोड़ा सोचना है उसमें कि चरक ने स्वास्थ्य की डेफिनेशन नहीं बताई, उसने बताया समदोषम समग्नि वाला सुश्रुत ने बताया 15वें चैप्टर में। फिर चरक ने समसहनन पुरुष की डेफिनेशन बताई है, तो ये डेफिनेशन किसी अलग आचार्य की होगी, तो चरक का हट गया, सुश्रुत हट गया, वाग्भट में भी मैंने नहीं पढ़ा, अब बचा कौन सा, काश्यप। तो ऐसे आंसर लगते हैं। यस, मतलब कि अगर आप एक एक ऑप्शन को हटाते जाएं तो भी आपके आंसर सही होते हैं। स्पेशली द्रव्य गुण और रसशास्त्र क्वेश्चनों में ऐसा बहुत होता है। उनके जो प्रश्न आते हैं, अब मान लीजिए आपको पारद के बारे में सब कुछ पता है, अब्रक के बारे में सब कुछ पता है, और जो लाइन लिखी हुई है वो रसक की है या चपल की है। अब पारद ऑप्शन हट गया, गंधक हट गया, बच गया मान लीजिए रसक, तो अपने आप अंडरस्टूड है कि ये लाइन रसक की होगी, क्योंकि बाकी में तो आपने ऐसा पढ़ा रही। द्रव्य गुण के अंदर जो फैमिलीज पूछी जाती है, बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं, तो उसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो फैमिली का नाम देंगे या प्लांट का जो है वो हिंदी नाम देंगे। अब आपको काटना होता है कि पहला नाम, अरे ये तो त्रिवर्त का है, ये दूसरा ये तो उसका प्याज का है, तीसरा ये तो लहसुन का, चौथा कौन है, फिर यही होगा वृद्धारू की। मतलब वृद्धारू काइंड ऑफ, अपन जनरली रेयर ड्रग्स होती है उनको बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आपने मेजर ड्रग पढ़ रखी है, वो तीनों ड्रग ऑप्शन में है, तो जो नहीं है उन तीनों में से वही सही आंसर होगा, फिर और बचता ही नहीं ऑप्शन। हाँ, ऐसे भी कर सकते क्वेश्चन, बस यही है मेन, कॉन्फिडेंस रखना है और हाइपर नहीं होना, और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है।
जो है उसको, भले टफ पेपर है ना, तो वो सबके लिए टफ है, आपके अकेले के लिए टफ नहीं है। तो टफ बस पेपर से मुझे याद आता है 2015 में जब पीजी में हम लोग अपेयर हुए थे, तो उस पेपर में हाईएस्ट गया था आई थिंक 56 आउट ऑफ 100। तो वो पेपर जब हम करने बैठे तो बेसिकली ही दिमाग में रहता है कि 3 राउंड में पेपर करते हैं अपन लोग, जैसा आपने बताया था वैसे ही हम लोग थे। तो फर्स्ट राउंड करा, तो फर्स्ट राउंड के अंदर क्योंकि जो पढ़ा था वो कुछ आया ही नहीं। उस 2015 के पेपर को जो भी बच्चा करता है ना, वो एक बार वापस फोन करके जरूर बोलता है कि बॉस अगर ऐसा आ गया तो। और पेपर एग्जाम हॉल में पेपर जो होता है उसका हार्डनेस लेवल बच्चा अलग फील करता है, बाहर आने के बाद में पेपर अलग लगता है उसको, कि बाहर आने में डिस्कस हो गया इसका तो ये होता है, इसका तो ये होता है। एग्जाम में आप और पेपर 2 ही होते हैं। तो वहां पर जब मैंने देखा उस टाइम, जैसे यही था मेरा कि जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर है तो मेरे को ये था 95 तो करके आने ही आने। फर्स्ट राउंड करा, मुझे याद है उसके अंदर 51 क्वेश्चन अटेंड कर पाए। और उस टाइम 50% क्वालिफाई नंबर थे, परसेंटाइल नहीं थे, अब तो परसेंटाइल है। राजस्थान पीजी का पेपर था 2015 का। तो 51 में से अगर एक भी गलत हो गया तो आप क्वालिफाई नहीं हो। फर्स्ट राउंड की ये कंडीशन थी। उस पेपर को फेस करने के बाद में एक चीज समझ में आ गई कि जो हार्ड है ना वो सबके लिए, जो इजी है वो भी सबके लिए। इजी में ये ज्यादा चांस है कि किसी के बहुत ज्यादा सही हो जाए, मतलब इजी जो पेपर्स होते हैं उसमें ये ज्यादा चांस रहता है कि कम तैयारी वाला भी बहुत आगे जा सकता है। लेकिन जो लेवल का पेपर होगा, जो टफ लगेगा, उस पेपर में पढ़ने वाला पीछे नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। तो पेपर का लेवल मेरे हिसाब से कोई इस चीज को प्रभावित नहीं करता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कि कुछ भी आए। ये काइंड ऑफ ऐसी बात है कि जो तुझे आता है वो सबको आता है, जो तुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। तो उसमें मैनेज करने वाली चीज होती है कि इस तरह का अगर पेपर है, अब मान लीजिए अपन ने डिस्कशन करा कि आपको 105 क्वेश्चन करके आने 120 में से, और अभी जो पेपर होगा 15 को ऐसा आए और अपन जब उसको देखे तो ऐसा लगे यार इसमें तो 120 में 70 अगर कोई सही कर दे तो ही टॉपर है। तो ये जजमेंट तो बच्चे का होगा कि वो पेपर जो है उसमें उसको ये सोचना है कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए। अपन ने जो 105 की रेंज बताई है वो हार्ड और एवरेज लेवल के पेपर के लिए। कोई एक्सेप्शनल पेपर आए कि जिसमें जो पूरी साल जिसने टॉप करा उसको लगे कि मेरे को तो 120 में 70 क्वेश्चन देखे देखे लग रहे हैं, बाकी 50 को देखे हुए नहीं लग रहे। इसका मतलब तो तेरे को देखे हुए लग रहे हैं तो 70 ही बाकी सबको देखे हुए लगे, क्योंकि तूने तो हमेशा टॉप करा है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि पेपर चाहे कैसा ही आए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली जो घबराहट जनरली बच्चों की इस टाइम रहती है, बॉस पता नहीं क्या आएगा। कुछ नहीं आएगा, इतने सालों से वही आ रहा है जो अपन पढ़ रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है। अब इस 4 दिन में अगर तुम कुछ भी कर लोगे तो भी कुछ होना नहीं। और मेरे को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि शांत रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है। ठीक है ना, पढ़ लिए, बहुत अच्छी तैयारी कर ली, अब कुछ पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बस। तो ये चीज जो है ना ये आपको पे करती है पेपर के टाइम। लास्ट, और बहुत ज्यादा टाइम लिया हमने आपका, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा, जाते जाते आप अपने इंस्टीट्यूशन आरजीसी के बच्चों को इन आगे वाले 4 दिन के लिए क्या बोल के जाएंगे? कि अगर आपसे कहा जाए कि एक बेस्ट एडवाइस आपको देनी है इन बच्चों को तो क्या कह के जाएंगे? बस एग्जाम देने से पहले यही सोच के जाना है कि मुझे, मतलब आपका जो ड्रीम कॉलेज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, BHU है, इसको सोच के जाना है कि बस ये कॉलेज मेरा है, मेरी एक सीट पक्की है, जो ब्रांच आपको चाहिए वो सोच के जाना है। और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, अच्छे से पेपर देना है, भले कोई भी प्रॉब्लम, कितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, मेरा सिलेक्शन पक्का है, यही सोच के जाना है। बिल्कुल, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है शायद वो ही आपके इतने अच्छे परिणाम का कारण रही होगी। बाकी हम लोग या जो भी जिन भी लोगों ने आपको सपोर्ट करा पढ़ाया वो तो जरिया मात्र रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेट जो ट्रुथ है वो ये है कि आप जितना शांत दिमाग से लास्ट तक बने रहते हैं आप पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं।
एग्जाम के एक दिन पहले मैं भी रात भर सोई नहीं थी, मतलब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी पेपर कैसा आएगा, क्या होगा। और उस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज, और मेरे घर पे पूरा शादी वाला माहौल था। तो मतलब जो मैंने गलती की कि मैं सोई नहीं रात भर, लेकिन आप सोना, मतलब उस दिन अच्छे से नींद लेना है। वो टेंशन होती है, सबको ही होती है, मतलब अपने पेरेंट्स के मेरे साथ। मैं एक्चुअली मेरा ये था कि मैंने ना हमारे होम टाउन में एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, तो मैं वहीं पर ही रहती थी। तो मैं उस दिन मेरी लाइब्रेरी में सोई, क्योंकि घर पे शादी का माहौल था। फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी तो फिर सब बोलेंगे, तो मैं गई नहीं उस दिन घर, पर अपने जी पेरेंट्स के साथ रहना उस दिन। और एग्जाम सेंटर पहले ही निकल जाना, एक दिन पहले ही चले जाना, या फिर मॉर्निंग में जल्दी अगर पास हो तो। हाँ, पास हो तो मॉर्निंग में, बाकी तो एक दिन पहले निकलना ज्यादा ठीक है। अगर आपको 100 किलोमीटर ज्यादा का ट्रेवल करना तो आई थिंक आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं जैसे मॉर्निंग में गई थी सुबह 5 बजे, तो फिर पर एक दिन पहले जाना ज्यादा ठीक रहता है। हाँ, ये नींद वाली बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक फ्रेंड था मेरा, उसका यही पीजीडी का एग्जाम था और मैं उसके साथ गया था, मतलब कि जहाँ पे उसका सेंटर था, तो एक दिन पहले हम वहाँ गए थे। तो मैं वहाँ गया था तो उसको पूरा नींद नहीं आई। अब वो इस चीज से ज्यादा परेशान था कि एग्जाम को छोड़ो, मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही। तो इस काइंड ऑफ कंजस्टेड हो जाता है पर्सन कि यार नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। फिर लास्ट में मैंने उसको वो 0.25 एल्प्राजोल दे के सुलाया था उसको, और फिर वो सो गया था। फिर सुबह उसको मैंने उठाया, मैंने कहा उठ जा, एग्जाम है। तो शायद वो 4-1 बजे सोया होगा, 7 बजे मैंने उठा दिया। लेकिन वो कह रहा था कि 3 घंटे से बहुत माइंड रिलैक्स हो गया उसका। नींद नहीं आने का एक कारण ये भी है कि बहुत से बच्चों का नाइट स्टडी का शेड्यूल रहता है, लेट नाइट का। एक तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो पूरे साल डिस्टर्ब रहती है। दूसरा, वो सोसाइटी से और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड होते ही नहीं उस टाइम पे, तो एकदम से एक्सपोजर में आते हैं उस टाइम पे, सेंटर जाते हैं तब एक दिन पहले, तब उन्हें रास्ते, रोड, लोग नजर आते हैं एकदम से, तो वो एडेप्ट करने में टाइम लग जाता है। और तो सही कहा आपने कि उस रात को टाइम पर सो जाना चाहिए। और उस रात तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको 8 बजे भी नींद आ रही थी, एक बार सो जाओ। आप लकी हो कि 8 बजे आ रही। 8 बजे सो गई थी, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। हाँ, ये हो सकता है। नहीं, अगर मैं तो कह रहा हूँ उस रात को अगर 8 बजे भी नींद आए ना तो सो जाना, क्योंकि उस रात को नींद आना एग्जाम के सही होने के जितना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नींद प्रॉपर लेंगे ना तो पूरी साल में जो पढ़ा बहुत सटीक से याद आएगा। जी, थैंक यू सो मच हम बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। और हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का बहुत समय खराब कर दिया, लगभग 1 घंटा खराब कर दिया है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच सभी बच्चों के बिहाफ पे। और हमारे का मतलब किस ये बच्चे, अरे सब लोग कहते हैं ना, कोई भी इंस्टीट्यूट किसी व्यक्ति से नहीं होता, उसके बच्चों से, उसके विद्यार्थियों से होता है। तो जो भी है वो सब तुम लोगों का है, और तुम लोगों की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने जूनियर्स को टाइमली इतना टाइम तो दे कि उनको आपके एक्सपीरियंसेस काम आ सके। और बहुत थैंकफुल है कि आपने बहुत बिजी शेड्यूल है, पहले अपना जो डेट फिक्स हुआ था उसमें फिर चेंजेस हो गया, आपकी ड्यूटी वगैरह आ गई थी। और ड्यूटीज अभी डिलीवरीज बहुत हो रही है यहाँ पर, तो टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ, तो उसके बाद में बच्चों को ये समझाना, उन्होंने कहा बॉस क्यों नहीं, मैंने कहा होगा, उनकी अभी ड्यूटी लगी है, वो आ जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।